ये 2 डिग्री एल्काइल है ना, ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अगर ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो अपन कहेंगे इस केस में फिर अपन को कम स्टेबल बनेगा, इसलिए उसका रिएक्टिविटी भी कम होगा, ये भी रिएक्टिविटी भी कम होगा। सो जितना ज्यादा डिग्री होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगा, राइट। सो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स मतलब अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है इससे, राइट। सो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल ड्यू टू मोर नंबर ऑफ अल्फा H atom, right. More substituted alkenes are called Sitzer product. अपन स्टेबल ही लिख लेते हैं, more substituted alkenes are called Sitzer product. More substituted alkenes are called Sitzer product. Alkene are called Sitzer product. Are called Sitzer product. ऐसे हो जाएगा आपके पास, they are called the Sitzer. ठीक है, तो एक तो अपन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से बना सकते हैं, दूसरा एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं। दूसरा अपन लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन अब अल्कोहल्स की बात करेंगे। तो जैसे Cl को हटाया, ऐसे OH को भी हटा देंगे। भाई अगर OH और H को हटाएंगे तो भी, तो वाटर को हटाएंगे तो भी, तो यही बनेगा आपके पास। इसकी जगह OH ले लेते हैं, अल्कोहल की बात कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। सर अपन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स की बात कर लेते हैं, द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। अब अपन नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज पे विल हैव थर्ड है by dehydration of alcohols. By dehydration of alcohols. अभी अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करूंगा तो दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ H2O by alpha beta elimination. By alpha beta elimination. तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपने पास कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो अपने पास H2O plus OH ऐसे गिवन है, सो दैट इज एसिड हाइड्रोलिसिस। तो अपन इसको लिखेंगे दैट इज डिहाइड्रेशन के लिए वी कैन यूज एनी डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सो अपन इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे, दैट इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इससे क्या बनेगा, विल गेट दैट CH3, ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन कर देता हूँ, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, सो वी गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इससे OH रिमूव किया, इससे H और वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव किया। इट इज लाइक दिस, ऑलराइट। तो हमेशा अपन क्या करेंगे, जिस कार्बन से OH अटैच्ड है OH को हटा देंगे और उससे जो कार्बन एटम अटैच्ड है उससे अपन हाइड्रोजन हटा देंगे। तो अगर मेरे पास ऐसे मान लेते हैं अपने पास ऐसे गिवन है, तो फिर अपन कहेंगे ये भी अल्फा है, ये बीटा है और ये भी बीटा है। तो यहां भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन कर सकता हूं, यहां भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन कर सकता हूं।
तो मेरे पास प्रोडक्ट मतलब ऐसे मिल सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3C CH3, भाई यहां से बीटा हाइड्रोजन हटाता हूं और इससे OH, तो डबल बॉन्ड यहां बन सकता है। जैसे आपने अल्फा बीटा कार्बन में डबल बॉन्ड बनाया, मैं भी यहां बनाऊंगा, तो अपन को एक डबल बॉन्ड ऐसे मिल सकता है। और इस तरफ अगर डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो मेरे पास ऐसे भी बन सकता है। यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है, वहां कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो मैं ऐसे भी प्रोडक्ट बना सकता हूँ। ये दो प्रोडक्ट बन सकता है। अपन कहेंगे दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? मोर स्टेबल। आप मोर सब्स्टिट्यूटेड भी लिख सकते हैं या मोर स्टेबल भी लिख सकते हैं। ये लेस स्टेबल, राइट, मोर स्टेबल अल्कोहल। सो मोर स्टेबल इज कॉल्ड Sedgwick प्रोडक्ट, और जो लेस स्टेबल होता है उसको अपन कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड हॉफमैन प्रोडक्ट, इसको अपन हॉफमैन प्रोडक्ट। ये ज्यादा स्टेबल हमें कैसे पता चला? हाइपर कॉन्जुगेशन से। ये दोनों, एनी कार्बन एटम अटैच्ड टू द कार्बन होल्डिंग द डबल बॉन्ड इज अल्फा। Any carbon atom holding the double bond is called, carbon atom attached to the carbon holding the double bond is called alpha. इसमें एक ही अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम। ऑब्वियसली बात है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। यही तो अपन ने ब्लैक में लिखा था लास्ट पेज पे, यही तो अपन ने ब्लैक में लिखा था लास्ट पेज पे। दिस इज हाउ वी राइट द डिहाइड्रेशन, राइट। सो अभी व्हाट वी कैन से दैट ना, जैसे मान लो अपने पास ऐसे ही OH अपने पास, अब इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करेंगे तो H2SO4 विल बी लाइक दिस, H+ इन अटैक करेंगे, ये लोन पेयर पे ऑब्वियसली बात है, वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल जैसे एक्ट करेगा तो अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिच पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अपन कहेंगे भाई इसमें तो ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये OH2, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रॉन इससे लेके हाइड्रोजन को देने, इससे इलेक्ट्रॉन लूंगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन को दिया तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होता है। अभी वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, हाँ, तो आपको डिहाइड्रेशन करना है तो वाटर तो हटा नहीं, आई विल गेट अ कार्बोकेटाइन, मुझे कार्बोकेटाइन, अगर कार्बोकेटाइन मिलेगा तो हाइड्रोजन विल बी इन हाइपर कॉन्जुगेशन, सो हाइड्रोजन विल बी इन हाइपर कॉन्जुगेशन, तो मैं इसको ऐसे लिख, ये सब अल्फा हाइड्रोजन एटम, 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये HS हाइड्रोजन, जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं दे आर नॉट एसिडिक, जो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं दे आर नॉट एसिडिक, अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ा हुआ है कि हाइपर कॉन्जुगेशन में जो हाइड्रोजन होते हैं दे आर नॉट एसिडिक, so they are partially bonded to the carbon atom, लेकिन कोई एनाइन उनको रिमूव कर सकता है, तो अपन कहेंगे HSO4 will remove this, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड करेगा, तो I'll get like this, this is the product of the reaction। H2SO4 तो कैटलिस्ट था, कैटलिस्ट का भी प्रोडक्ट थोड़ी बनाएगा, वो तो लास्ट में रिकवर होता है, मतलब इन सभी केसेस में मैंने क्या किया, इसका OH, इसका हाइड्रोजन, वी गेट एल्कीन प्लस वाटर, कैसे बनाया? H2SO4 ने हेल्प किया वो बनाने में, that's why that is a catalyst। So dehydration of alcohols in the presence of acid, right? That is. Fourth method is from vicinal dihalides। विसनल का मतलब होता है हैलोजन एडजेसेंट एटम, तो सब विसनल डाइहैलाइड्स बनाओ, विसनल डाइहैलाइड्स। अभी एक्चुअली विसनल और जेमिनल क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर मेरे पास हैलोजेंस ऐसे एडजेसेंट कार्बन एटम के पास है तो इनको अपन कहते हैं विसनल डाइहैलाइड्स, और अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, एक ही कार्बन एटम पे हैलोजेंस गिवन है, तो इनको अपन कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स।
जेमिनल डाइहैलाइड्स को। तो जब अपन किसी विसिनल डाइहैलाइड्स को, कोई भी विसिनल डाइहैलाइड्स अपने पास गिवन है, बीआर ले लो या आप कोई भी ले लो, और इसको रिएक्ट करो आप जिंक के साथ, राइट? इसको अपन रिएक्ट करेंगे जिंक के साथ, जिंक मेटल के साथ। तो अगर आप जिंक मेटल्स आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जिंक मेटल से अगर अपन रिएक्ट करेंगे तो विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बाय अल्फा बीटा एलिमिनेशन। उसको अल्फा, इसको बीटा लिख सकते हैं, प्लस ZnBr2 बनेगा, विल गेट लाइक दिस। सो अगर अपने पास विसिनल डाइहैलाइड्स है तो अपन ऐसे बना सकते हैं, कोई भी विसिनल डाइहैलाइड से डबल बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन होना चाहिए एडजेसेंट एटम पे, देन ओनली इट इज विसिनल। तो ओनली फ्रॉम विसिनल हैलाइड्स व्हेन ट्रीटेड विद जिंक मेटल, तो जब अपन जिंक मेटल से रिएक्ट करेंगे तो विल गेट द एल्कीन्स प्लस ZnCl। दिस इज कॉल्ड डीहैलोजिनेशन रिएक्शन, है ना? सो दिस इज डीहैलोजिनेशन रिएक्शन, डीहैलोजिनेशन, क्योंकि आपने सिर्फ हाइड्रोजन थोड़ी हटाया, यहाँ से सिर्फ हैलोजन को ही हटाया आपने, डीहैलोजिनेशन। अगर सिर्फ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हैलोजन करेंगे तो इट विल बी दिस इज कॉल्ड डीहैलोजिनेशन रिएक्शन। कोई डाउट है तो बताओ। सर इसमें अल्फा बीटा कोई भी हो सकता है ना? ठीक है, हाँ सर। ठीक है। और एक बात और, हाइड्रोकार्बन खत्म करने के लिए अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा क्लास भी लगानी पड़ी ना इस वीक में, तो मैं लगाऊंगा, क्योंकि मैं इसी वीक में खत्म करूंगा हाइड्रोकार्बन। हाँ सर। इसलिए जिनका हाइड्रोकार्बन नहीं हुआ है वो इस वीक में अटेंड करेंगे हाइड्रोकार्बन। अब बाद में बोल नहीं सकते सर आपने नहीं कराया। चलो अपन प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, ठीक है? आज अपन पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, लेकिन नेक्स्ट क्लास में अपन आयनिक पढ़ेंगे, और इसी वीक में खत्म करूंगा मैं हाइड्रोकार्बन, एक्स्ट्रा क्लास लेके, इसलिए मैंने आज शुरू कर लिया। नेक्स्ट, अब अपन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अब होगा क्या, एल्कीन्स जो होते हैं ना, राइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सिमिलर टू दैट ऑफ physical properties is similar to that of alkanes, similar to alkanes। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता लेकिन, राइट? जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लाइक दैट। सो बॉइलिंग पॉइंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर, और वंडरफुल फोर्सेस वगैरह वो जो पढ़ा था अपन ने बस वही रहेगा। हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात, केमिकल प्रॉपर्टीज, due to presence of weak pi bond, due to presence of weak pi bonds, alkene shows addition reaction or reaction easily। तो उनमें क्योंकि अब वीकली बॉन्डेड पाई बॉन्ड है, so they can show the addition reaction easily by electrophiles, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन रिच हुआ पाई बॉन्ड, और इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, है ना, बाय द इलेक्ट्रोफाइल्स। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड पे क्या होगा, एडिशन रिएक्शन। सो they follows electrophilic addition reactions
addition reaction, है ना? They follow the electrophilic addition reactions of we can say that hydrogen halides, halogens, electrophilic addition reaction में HOCl, HOX, like that we get the electrophilic addition reactions, है ना? तो इन सब में जनरली जो रिएक्शन होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और रिएक्शंस. तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी शो करता है, तो मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, कुछ फ्री रेडिकल रिएक्शंस भी शो करता है, तो वो भी लिख दिया. अब अपन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं. एक तो हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन लिखते हैं जैसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन. इसमें अपन को ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन को पता है अगर अपन डबल बॉन्ड है और इसको H2 के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम, तीनों में से कुछ भी ले लो आप, विल गेट द एल्केन्स ऑफ द प्रोडक्ट. ये एल्केन के प्रिपरेशन में भी पड़ा. अब सेकंड वी कैन राइट दैट एडिशन ऑफ हैलोजेंस, अब एडिशन ऑफ हैलोजन में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एल्कीन गिवन है और इसमें हैलोजेंस का एडिशन करते हैं, कोई भी हैलोजन ले लो आप, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जब भी हैलोजन लिखूंगा तो वहां Cl2, Br2 और I2 ही अज्यूम करना, फ्लोरीन को अज्यूम नहीं करना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है. तो अपन जनरली अवॉइड करते हैं फ्लोरीन को लेना. बाद में जब अपन पढ़ेंगे और एडवांस वगैरह के लिए तो अपन उसमें देखेंगे. तो इनको अपन जनरली, क्योंकि हैलोजेंस आर नॉन पोलर, तो अपन नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही उनको जनरली रिएक्ट करते हैं. CCl4 में अपन रिएक्शन करवाते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट. तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में अपन रिएक्ट करवा लेंगे. तो वहां पर क्या करना है अपन को कि एक हैलोजन ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर लेंगे और 2 सिग्मा बॉन्ड बना देंगे. जैसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया ना, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके 2 हाइड्रोजन ऐड कर, राइट, अपन ने ऐड कर लिया. ठीक है, तो यहां भी अपन वही करेंगे. तो अपन क्या करेंगे भाई, यहां पर CH3 होगा और दोनों का पाई बॉन्ड अपन ब्रेक कर लेंगे. पाई बॉन्ड ब्रेक करके दोनों में एक एक हैलोजन अपन ऐड, एक एक हैलोजन अपन ऐड. ठीक है, तो अपन एक एक हैलोजन ऐड कर लेंगे. एक हैलोजन अपन सेंटर में ऐड कर लेते हैं और एक हैलोजन अपन ऐसे. तो इसमें एक दोनों कार्बन एटम पे, जो भी कार्बन एटम अपने पास होंगे, तो एक कार्बन एटम पे एक हैलोजन ऐड कर लो और दूसरे कार्बन एटम पे आप दूसरा हैलोजन ऐड कर लो. समझ में आया? ठीक है ना. तो अपन हमेशा क्या करें, डबल बॉन्ड जो अपने पास गिवन है, उस डबल बॉन्ड में आप ब्रेक करेंगे डबल बॉन्ड को और उसमें हैलोजन का एडिशन कर देंगे. थर्ड वी कैन राइट. सो दिस इज हाउ वी राइट द एडिशन ऑफ हैलोजेंस. अब विसनल और जेमिनल में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? तो मोस्टली तो विसनल ही ज्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, विसनल ही ज्यादा स्टेबल होता है. तो एडिशन ऑफ हैलोजेंस में अपन को इसको अपन कहते हैं, और उसमें क्या होता है जैसे अपन यहां लिखेंगे, सो एंटी एडिशन ऑफ हैलोजेंस. एंटी एडिशन का मतलब हो गया एक हैलोजन को नीचे लिखना, एक को ऊपर लिखना, या इधर नीचे लिखोगे तो उधर ऊपर लिखोगे, तो एंटी हैलोजेंस बोलते हैं. विसनल इज मोर स्टेबल. सो एंटी एडिशन ऑफ हैलोजेंस टेक प्लेस of halogens take place. It is an electrophilic addition reaction है. मतलब ये ऐसे बनता है
जैसे मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, तो सी से जब अपन इसको x2 से रिएक्ट करवाएंगे, अपन Br2 ले लेते हैं ना, इसमें जरूरी थोड़ी है कि आप x2 ही लो। ठीक है, आपने लिखा तो है कैसे करना है। तो अगर मान लो अपने पास Cl2 है इन CCl4, तो इसमें से एक Cl नेगेटिव होगा, एक Cl पॉजिटिव होगा। जो पॉजिटिव वाला Cl है वो इससे रिएक्ट करेगा, जैसे H प्लस आइन अटैक। तो इसमें से एक Cl पे पॉजिटिव होगा, एक Cl पे नेगेटिव होगा इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो अपन क्या करेंगे, इसमें Cl एक पॉजिटिव इधर अटैक करेगा, तो विल गेट लाइक दिस, ऐसे बनेगा ये। एक Cl आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे, लेकिन ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है। तो अपन क्या करते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल और लोन पेयर से अपन ऐसे बना देते हैं, इससे ना बॉन्ड बना देते हैं ऐसे, इससे बॉन्ड बना देते हैं ऐसे, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक क्लोरोनियम, क्लोरोनियम। ये अपन को स्कूल में बताना पड़ेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन, अब ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है Cl या Br या I, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ना पुल करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा ना, तो इन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जिस तरफ Cl है उस तरफ से दूसरा Cl अटैक नहीं करेगा जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, वो दूसरा Cl अटैक करेगा दूसरे साइड से, या इस पे भी अटैक कर सकता है, इस पे भी अटैक कर सकता है। तो दोनों में से कहीं भी अटैक करेगा। अगर इधर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, विल गेट लाइक दिस। और दूसरे तरफ से अटैक करता है, इसलिए अपन उसे एंटी एडिशन लिखते हैं, एंटी एडिशन टेक प्लेस। एक Cl एक तरफ होता है, दूसरा Cl दूसरी तरफ, तो विल राइट लाइक दिस, इधर आ गया एक Cl और दूसरा Cl इधर शिफ्ट। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, है एक Cl अगर इधर अटैक करेगा तो दूसरा Cl इधर होगा, मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एंटी एडिशन के लिए, एक Cl को इधर और एक Cl को इधर, ऐसे भी लिख सकता हूं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, अपन ऐसे भी लिख सकते, दोनों ही करेक्ट। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज एंटी एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन HBr का एडिशन करते हैं, तो थोड़ा और इजी होता है इससे, तो अपन को और अच्छे से समझ में आ जाएगा अपन को करना क्या है ना। अपन को करना क्या है थोड़ा और अच्छे से अपन को समझ में आ जाएगा। दोनों प्रोडक्ट में एक्चुअली डिफरेंस कुछ भी नहीं है, इन दोनों प्रोडक्ट में देयर इज नो डिफरेंस, कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। तभी तो मैंने यहाँ पर लिखा था ऐसे, आप जैसे चाहो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एडिशन होगा, है ना। दोनों प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं, हैलोजन ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन को बस डबल बॉन्ड हटाना होता है, उनकी जगह 2 हैलोजन लिखना होता है, ये अपन को ध्यान रखना होता है। राइट ना, एंटी एडिशन वाले में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये अपना एडिशन ऑफ हैलोजेंस है। एक बार अपन हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन लिखते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स कैसे बताएंगे अपन, वो देख लेते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, नेक्स्ट पेज पे चलता है। सर एक मिनट, चलेगा, मैं तो इसलिए रुका हुआ हूं। डन सर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HCl ले लेंगे अपन, HBr ले लेंगे अपन, HA ले लेंगे, दे आर कॉल्ड हाइड्रोजन हैलाइड्स। अभी व्हाट वी हैव टू डू कि इस केस में अगर मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, तो इसमें हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन HX, तो H पॉजिटिव होता है, X पे नेगेटिव चार्ज होता है।
ये H प्लस साइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है जबकि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये H प्लस साइन इस पे अटैक करेगा। अब पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा तो अपन कहेंगे देखो भाई, मान लेते हैं कि ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये सिग्मा बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड वीक है। अब मेरे पास दो चॉइस, या तो इस कार्बन से अपन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दें तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दें तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अपन इसमें दो कंडीशन बन रहे हैं। एक कंडीशन होगा कि अगर मैं राइट इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता हूं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और दूसरा कंडीशन होगा कि अगर मैंने मतलब पाई बॉन्ड एक बार ऐसे शिफ्ट कर लिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इससे बॉन्ड बन गया। अगर मैं ऐसे करता तो अपन कहते हैं ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इस कार्बन से बॉन्ड बना दिया जाए हाइड्रोजन के साथ तो ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, मोर स्टेबल। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल। तो जो इजीली फॉर्म हो जाएगा वही बनेगा, जो इजीली फॉर्म हो जाएगा वही बनेगा। तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है, इसका मतलब जब H प्लस आयन को अटैक करेंगे तो हमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो ठीक है, हैलोजन भी उसी से रिएक्ट करेगा ज्यादा, फिर क्योंकि ज्यादा अमाउंट में ये बनेगा, कम अमाउंट में ये बनेगा, ये कम स्टेबल है इसलिए थोड़ा सा ही बनेगा। तो अपन बोलते हैं भाई ठीक है, मेरे पास दो एल्काइल हैलाइड बन सकते हैं, एक तो मैं ऐसे बना सकता हूं और दूसरा मैं ऐसे बना सकता हूं। कोई कुछ पूछ रहा है अपन देख लेते हैं। हाँ, मार्कोनी ऑफ रूल बोलने वाला हूं, ऐसे मार्कोनी ऑफ रूल की कोई चीज होती नहीं है ना, बिल्कुल मैं भी बोलने वाला हूं। तो इसमें अपन क्या कहेंगे, एक तो हो जाएगा कि कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। एक तो अपन ये लिख सकते हैं भाई, HI ज्यादा रिएक्टिव होगा HBr से, ज्यादा रिएक्टिव होगा HCl से ड्यू टू एसिडिक स्ट्रेंथ, एंड रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन is directly proportional to the stability of कार्बोकेटाइन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा एल्कीन, उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा। मान लो ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, भाई हाइड्रोजन हैलाइड में तो अपन को पता है, बताओ तीनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, बता देंगे ड्यू टू एसिडिक स्ट्रेंथ। व्हाट अबाउट द कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, तो अपन ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। तो अपन कहेंगे देखो, मान लो ऑप्शन में अपन को ऐसे गिवन है, एक एल्कीन अपन को ऐसे गिवन है, एक एल्कीन अपन को ऐसे गिवन है, एक एल्कीन अपन को ऐसे गिवन है, और एक एल्कीन अपन को ऐसे, है ना। और एक एल्कीन अपन को ऐसे, एक एल्कीन अपन को ऐसे ऐसे, ठीक है, ये मेरे पास डिफरेंट है। तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर इनमें रिएक्टिविटी चेक करना है तो अपने पास लिखा हुआ भाई, रिएक्टिविटी कैसे चेक करेंगे, चलो सब में देखते हैं कि कार्बोकेटाइन किसमें बनेगा। पहले अपन कार्बोकेटाइन के प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद फिर अपन हाइड्रोजन हैलाइड को। अभी अपन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन विथ लिख लेता हूं, चलो बताओ, हाइड्रोजन हैलाइड सेम है, तो अपन कहेंगे देखो इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा तो मैं ज्यादा स्टेबल वाला बना रहा हूँ, इसमें 2 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री वाला बनाता हूँ, तो इसमें तो 2 डिग्री बनेगा। इसमें एक इधर बन सकता है, एक इधर बन सकता है, लेकिन इधर बनेगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। वो क्यों, बेंजीन है ना साइड में, इससे बनाऊंगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में तो हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर लूंगा, और इसमें ये बनेगा।
देखो इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन है 6 अल्फा, इसमें रेजोनेंस फिनोमेना है, इसमें 9 अल्फा है और इसमें 3 अल्फा है। दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, तब तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसी का कार्बोकेटाइन होगा, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। फिर तो अपन लिखेंगे सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी बी की होगी, उसके बाद सी की होगी, उसके बाद ए की होगी, उसके बाद डी की होगी। बी क्यों? बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सी फिर क्यों? क्योंकि इसमें 9 अल्फा थे, इसमें 6 अल्फा थे और इसमें 3 अल्फा थे। हाइपर कॉन्जुगेशन, इन तीनों केस में मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन चेक किया। दैट इज हाउ वी कैन राइट द रिएक्टिविटी। यहां पर अपन को एक बात और बोलते हैं, मार्कोनिक ऑफ फ्लूइड, अपन भी लिख देते हैं कि स्कूल में मार्कोनिक ऑफ फ्लूइड का बड़ा नाम होता है ना? यस सर, स्कूल में है। हाँ सर एक डाउट है हाँ, सर, जो रिएक्टिविटी में है वहां पर सर डबल बॉन्ड है, उसको सर जितना अल्फा हाइड्रोजन कनेक्टेड है मतलब उससे भी डायरेक्टली देख सकते हैं ना? सो कार्बोकैटायन कन्वर्ट बिल्कुल करने की क्या? बिल्कुल, ये रेजोनेंस वाला पार्ट ध्यान रखना, लेकिन यस सर। बाकी अपन लिख सकते हैं, तुम सही बोल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम अटैच होगा एल्कीन में उतना ज्यादा उसका स्टेबल कार्बोकेटाइन भी बनेगा, बोल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, मार्कोनिक ऑफ फ्लूइड होता है फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। एल्कीन है ना, अनसिमेट्रिकल का मतलब है कि भाई जैसे सिमेट्रिक ना हो। सिमेट्रिकल मतलब ऐसे दोनों तरफ जो कार्बन एटम होता है ना, डबल बॉन्ड होता है, ये सिमेट्रिकल। फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, फॉर द एडिशन ऑफ मार्कोनिक ऑफ फ्लूइड सिमेट्रिकल के नहीं होता है, सिर्फ अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए होता है। Addition of hydrogen halides HX takes place such that unsymmetrical में अपन ऐसे लिखेंगे, तो इसमें एक कैटायनिक पार्ट होगा। यार ना मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, मतलब मैं सोच रहा था वर्ड्स में लिखने से अच्छा सर ऐसे लिख दो ना, और अच्छा है वर्ड में लिखेंगे तो और भी वैसा रहेगा। तो जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा ना, वहां अपन कैटायनिक पार्ट ऐड करेंगे, वह एनायनिक पार्ट ऐड, और जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे वहां ऐड कैटायनिक पार्ट। So in unsymmetric, the HX addition takes place of that the cationic part is added to the carbon atom with no more number of hydrogen. Number of hydrogen. ठीक है, फिर तो एनायनिक पार्ट वहां ऐड करोगे ना, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, दैट्स ऑल। एनायनिक विथ लेस हाइड्रोजन एटम। लो भाई, ये अपना मार्कोनिक ऑफ फ्लूइड, बट अनसिमेट्रिकल के लिए होगा, सिमेट्रिकल के लिए नहीं। सिमेट्रिकल के लिए नहीं होगा ना? नहीं, ये सिमेट, अब दोनों के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो कैसे, ये सेंटेंस नहीं एप्लीकेबल होगा ना। ये अनसिमेट्रिकल है।
ये तो इस पे ऐड होगा और ये इस पे ऐड होगा, ये 9A के अंदर कैटायनिक पार्ट, और डबल बॉन्ड को हटा देंगे। ठीक है, ठीक है। अब वैसे मार्कोनी कॉक्सटूल करना कुछ होता नहीं है इस चीज से, एक्चुअली एंटी मार्कोनी कॉक्सटूल होता है। वो एंटी मार्कोनी कॉक्सटूल पढ़ते हैं इसलिए अपन मार्कोनी कॉक्सटूल भी पढ़ते हैं, वरना अपन तो पढ़ेंगे ही नहीं मार्कोनी कॉक्सटूल क्या होता है, कोई जरूरत ही नहीं उसको पढ़ने की। एंटी मार्कोनी कॉक्सटूल पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि एंटी मार्कोनी कॉक्सटूल होता है। एंटी मार्कोनी कॉक्सटूल मतलब उल्टा, कैटायन और एनायन को कहाँ ऐड करना है उसका उल्टा। तो ठीक है, ये तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स तो देख ही लिया अपन ने। अब इसमें जैसे अपन ने मार्कोनी कॉक्सटूल लिखा था, वैसे अपन एंटी मार्कोनी कॉक्सटूल लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट पेज पे तुम लोग जब कहोगे कि ये लिख लिया तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, फिर अपन नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। Done, sir. चलो भाई, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। अब अपन एंटी मार्कोनी कॉक्सटूल की बात करेंगे। मार्कोनी, अब अपन मार्कोनी कॉक्सटूल को शॉर्ट में लिख लेते हैं, MKR रोल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड as इफेक्ट, और मतलब अपन इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। एंटी मार्कोनी कॉक्सटूल वाले को तो अपन इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं और खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। खराश इफेक्ट, ठीक है ना, अपन उसे खराब इफेक्ट भी बोलते हैं। खराब इफेक्ट तो नहीं, खराश इफेक्ट। तो अपन क्या करेंगे, जब अपन जैसे अपन ने लिखा था अभी, प्रोपीन लिखा था, ये प्रोपीन है, इसमें अपन ने HBr का एडिशन करता है, तो अपन को पता है कि भाई इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। अभी मैं इधर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखूंगा, हमको अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव क्या होता है। तो इसमें ना अपन को पेरोक्साइड लिखा होगा, ऐसे पेरोक्साइड लिखा होगा। अगर पेरोक्साइड नहीं लिखा होता तो मार्कोनी कॉक्सटूल के हिसाब से ऐड कर देता, H+ साइन ऐड करता, पॉजिटिव चार्ज यहां बनाता और बता देता। लेकिन अब मुझे उल्टा लिखना है एंटी मार्कोनी कॉक्सटूल में। उल्टा क्यों, मतलब अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो यहां ऐड करूंगा कैटायनिक पार्ट और यहां ऐड करूंगा एनायनिक पार्ट, उल्टा होगा। यहां ऐड कैटायन करूंगा, यहां पर ऐड करूंगा एनायन, उल्टा। पहले अपन ने उल्टा लिखा हुआ था, कैटायन इधर एनायन इधर, तो अभी एंटी मार्कोनी कॉक्सटूल है तो उल्टा करना पड़ेगा ना, उसका एंटी। तो फिर ठीक है, इसका मतलब है मुझे ऐसे लिखना है, हाइड्रोजन इस पे ऐड कर दो और Br इस पे ऐड कर दो। लो भाई हो, पहले अपन Br इस पे ऐड कर रहे थे, हाइड्रोजन इस पे। ऐसा क्यों हुआ, पेरोक्साइड की वजह से। एक्चुअली जो पेरोक्साइड अपन यूज करते हैं ना यहाँ पर, वो बेंजाइल पेरोक्साइड यूज करते हैं, बेंजीन, ये बेंजाइल पेरोक्साइड होता है, इसको कहते हैं अपन बेंजाइल पेरोक्साइड, ये बेंजाइल पेरोक्साइड। अब this reaction follows, a reaction follows free radical mechanism. Peroxide can produce can अपन जनरेट लिख सकते हैं,
free radicals very easily. जो peroxides होता है free radical बहुत easily generate कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब एक्चुअली होता क्या है, जैसे थोड़ा सा रिएक्शन लिखते हैं और फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं अपन करना क्या चाहिए। पेरोक्साइड बहुत सारे होते हैं, अपन को पता है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है अपन उसे पेरोक्साइड बोलते हैं, अपन को पता है। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है तो अपन उसे पेरोक्साइड बोलते हैं। जैसे अपन लिखेंगे ये लो भाई एसिटिक एसिड, लेकिन अगर अपन ऐसे लिख लें तो लिखूंगा पर एसिडिक एसिड। जैसे अपन लिखेंगे बेंजोइक एसिड, अगर इसकी जगह फिनाइल लिख लो तो बेंजोइक एसिड, लो बेंजोइक एसिड। और अगर दो ऑक्सीजन लगा दूं तो पर बेंजोइक एसिड, और इसमें एक और बेंजाइल ग्रुप लगा दो, ये देखो इधर अगर ये नहीं होता तो अपन बेंजोइक एसिड बोल देते, ये पर बेंजोइक एसिड बोल देते अगर ये वाला पार्ट नहीं होता। अभी उसने एक और बेंजाइल ग्रुप लगाया तो बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया, मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बेंजाइल पेरोक्साइड। ये बेंजाइल पेरोक्साइड। तो अपन क्या करेंगे, ये जो पेरोक्साइड्स होते हैं ना ये बहुत इजीली प्रोड्यूस कर देते हैं क्या, फ्री रेडिकल्स। थोड़ा सा फ्री रेडिकल देखते हैं। हम सबको अच्छे से पता है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होमोलिटिक फिजन ऑफ बॉन्ड होता है। इन फ्री रेडिकल mechanism homolytic of fission of bond take place. Homolytic fission of bond take place. तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपने पास बेंजाइल पेरोक्साइड है C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5 है। ये डिकम्पोज होके इजीली, क्योंकि पेरोक्साइड है तो इनके इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है, तो ये अपन को देता है दैट इज बेंजाइल रेडिकल C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल। तो कार्बोक्सिलेट रेडिकल आर अनस्टेबल, रेडिकल जितने भी होते हैं वो सब अनस्टेबल होते हैं, दे लिबरेट CO2 गैस। सो आई गॉट C6H5 रेडिकल। ये C6H5 रेडिकल जो होता है वो Br2 से रिएक्ट करता है, वो HBr से रिएक्ट करता है। जो C6H5 रेडिकल बनेगा ये रेडिकल HBr से रिएक्ट करता है। इसमें भी बॉन्ड जो है, जितने भी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है वो सब होमोलिटिक फिजन से हो रहा है। इधर भी सेंटर से बॉन्ड ब्रेक हुआ, दो रेडिकल बने 2 मोल्स। इधर भी सेंटर से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो CO2 एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, तो CO2 निकल गया और इसका रेडिकल बन गया। अब इसका रेडिकल है तो इधर भी होमोलिटिक फिजन ऑफ बॉन्ड होगा। दोनों में से कौन इसके साथ रिएक्ट करेगा, जिसका मास कम होगा। तो अपन को क्या मिला, C6H5 H इससे रिएक्ट कर गया और अपन को Br रेडिकल मिला। रेडिकल रिएक्शन जो होते हैं वो गैसियस फेज में होते हैं। कुछ नहीं करना है, आप बेंजाइल रेडिकल की जगह पेरोक्साइड रेडिकल है, ये लो इसका बना लो रेडिकल, एल्कोक्सी रेडिकल। अब एल्कोक्सी रेडिकल को आप HBr से रिएक्ट कर लो, इसका होमोलिटिक फिजन कर लो तो ROH बन जाएगा और Br रेडिकल बन जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा सा कंपाउंड ले लिया मैंने, क्योंकि स्कूल में जनरली यही आता है, टीचर्स को यही वाला रेडिकल आता है, क्योंकि यही बुक्स में गिवन होता है और देखने में बड़ा लगता है, खतरनाक टाइप का होता, बड़ा इजी है।
आप अल्कोहल छोटा रेडिकल बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने तो इसको सेंटर से ब्रेक किया, ये बनाया, इससे CO2 हटा दिया, तो फिनाइल रेडिकल बन गया। फिनाइल रेडिकल को HBr से रिएक्ट करवा दिया जैसे ये करवा रहे थे। रिएक्शन तो अपना यहां से शुरू हुआ, जब से HBr आया। ये तो रेडिकल जनरेट करने का था, इसके प्रेजेंस में रेडिकल बनाएगा, ये इजीली रेडिकल बनाता है। पेरोक्साइड, ये भी पेरोक्साइड है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो कोई भी पेरोक्साइड रेडिकल ले सकते हैं। अब मैंने ये बेंजोइल पेरोक्साइड ये थोड़ा बड़ा सा इसलिए ले लिया क्योंकि टीचर को यही आता है, अपन को लिखना भी यही पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं देगा। उसको थोड़ी पता कि कोई भी पेरोक्साइड चल जाएगा, है ना। ये तो अपन बाद में जब अपन पढ़ेंगे ना थोड़ा एडवांस के लिए, तब अपन पढ़ेंगे। फिर तो मैं पता नहीं कितने रेडिकल बताऊंगा आपको, तो कुछ भी नहीं है जो अपन पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये अपन को अगर आएगा तो मजा भी आएगा मुझे इस पढ़ने में। भाई पहले से आइडिया होगा तो और मजा आता है ना पढ़ने में, इसलिए मैं पहले थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म भी पढ़ाता हूँ, ताकि जब आपको पढ़े ना तो और मजा आए कि हाँ यार ये सब तो पता है। तो अपन को बेंजीन, अब ये फ्री रेडिकल मिला, अब काम की बात शुरू होगी। ये तो रेडिकल जनरेट किया, भाई HBr का रिएक्शन करना है, तो कैटलिस्ट था, अभी आपने HBr को रिएक्ट करवाया, अब इसकी बारी आएगी। अब Br रेडिकल जो है ना वो रिएक्ट करता है CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2। अब फिर होमोलिटिक फिजन ऑफ बॉन्ड, अब फिर बीच से ब्रेक करूंगा मैं इस बॉन्ड को, पाई बॉन्ड है ये मान लेते हैं। तो इसका रेडिकल और इसके रेडिकल से अगर बॉन्ड बनाओगे तो इस पे रेडिकल बनेगा, और अगर इसका रेडिकल और इसके रेडिकल से बॉन्ड बनाओगे तो उस पे रेडिकल बनेगा। मुझे दो पॉसिबिलिटीज हैं रेडिकल बनाने के। इस पे रेडिकल बनाओगे तो इसने Br के साथ बॉन्ड बनाया, और अगर इससे Br के साथ बॉन्ड बनाओगे तो दूसरे कार्बन पे रेडिकल बनेगा। अब बताओ 1 और 2 में से ज्यादा स्टेबल, 1 और 2 में से ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला? 1 वाला। 1 वाला सर 1 ज्यादा। मोर स्टेबल होगा। ओके, सो 1 वाला अपन ने इसलिए ज्यादा स्टेबल बताया क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम 5 है, मोर स्टेबल। 5 अल्फा प्रेजेंट है इसमें, और इसमें एक ही अल्फा प्रेजेंट है, ये वाला बस। अगर ये रेडिकल बनेगा तो रेडिकल्स आर चेन रिएक्शन, मैं ऐसे लिखूंगा, इसको फिर मैं HBr से रिएक्ट करूंगा, तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे। तो H और Br में से ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? और मुझे रेट ऑफ डिफ्यूजन बताने की जरूरत नहीं, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से जिसका मास कम होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। यहां भी आप HBr का रिएक्शन कर रहे हो, दो अनसिमेट्रिकल रेडिकल्स, ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, H या Br? H रिएक्ट करवा दो इससे, तो अपने पास क्या बनेगा, और फिर अपने पास Br रेडिकल फिर जनरेट हो गया। ये Br रेडिकल वापस रिएक्ट करेगा एल्कीन से। तो इन सब में जो काम का स्टेप होता है ना वो ये होता है, ये अपना स्टेप 2 होता है। जो काम का स्टेप होता है वो स्टेप 1 होता है और स्टेप 2 होता है। क्योंकि यहां तक तो आपने रेडिकल जनरेट किया ना, वो तो कोई भी पेरोक्साइड हो सकता था, जरूरी थोड़ी है कि आप बेंजोइल पेरोक्साइड ही, आप बेंजोइल पेरोक्साइड लो, कोई भी रेडिकल पेरोक्साइड ले सकते हो आप। लेकिन यहाँ तो HBr से तो इसकी वजह से जनरेट हो जाएगा रेडिकल। अब HBr का रिएक्शन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल बनेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन इसी पे डिपेंड करता है। अपन ने मीथेन का वो हैलोजनेशन ऑफ एल्केन पढ़ा था ना लास्ट टाइम,
जब मैंने कहा था रेडिकल के सारे मैकेनिज्म बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, जिस स्टेप में ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल बनता है वही स्टेप हमारे लिए रेट डिसाइड करता है, उसी को कहते हैं अपन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेडिकल मैकेनिज्म में बताया था मैंने। आप एल्केन का मैकेनिज्म पढ़ोगे तो मैंने आपको कहा था कि जिस स्टेप में फ्री रेडिकल बनेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये रिएक्शन है अपने पास है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है अपने पास जिसमें अपन को रेडिकल मैकेनिज्म इसमें करना है, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल जिस स्टेप में भी बनेगा वही स्टेप हमारे लिए रेट डिसाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। हमें फर्क नहीं पड़ता, इतना सारा पार्ट पता है ना, अपन से यही पूछेंगे, बताओ इस रिएक्शन में रेडिकल कौन सा है, कितना डिग्री बनेगा, 2 डिग्री या 1 डिग्री। बताओ अगर पैरोक्साइड है तो रेडिकल मैकेनिज्म होगा या नहीं, वरना प्रोडक्ट लिखना तो मुझे आता है, मुझे कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। कैटायन कहाँ ऐड करना है, एनायन कहाँ ऐड करना है, वो हमें आता है। कैटायन कहाँ ऐड करना है और एनायन कहाँ ऐड करना है वो अपन को आता है। आरडीएस मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप, भाई पहले भी तो पढ़ाया हुआ है यार ये। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चले नेक्स्ट पेज पे। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट पेज है। अब यहां पर एक बात अपन को पता होनी चाहिए, नोट लिखने वाला, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल is only for HBr, वो सिर्फ HBr के लिए होता है। मतलब अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, और यहाँ HBr से रिएक्ट करूंगा तो I'll get a product like this, cationic part, anionic part। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूं, इसको रिएक्ट करता हूं HBr के साथ और उसमें पेरोक्साइड लिखा होगा, तो फिर अपन ऐसे रिएक्ट, इधर अपन ऐसे कैटायनिक पार्ट और एनायनिक। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसमें HCl लिखा हो, तो मैं ऐसा ऐड करूं, और अगर इसमें ऐसे लिखा हुआ है तो मैं ऐसा ऐड करूंगा। ठीक है, एक मिनट रुकना।
हाँ जी। तो अपन ने क्या लिखा है, एक मिनट, मेरा फोन आ गया था। अपन ने क्या लिखा, हाँ ये आ जाएगा अपने पास। मतलब इसमें पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं होता, देयर इज नो पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट इज ओनली फॉर HBr। अपन कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि अगर अपन देखेंगे हाइड्रोजन हैलाइड्स, स्टेप 1 और स्टेप 2 जो अपन ने लास्ट पेज पे लिखा हुआ है, स्टेप 1 और 2 लिखे हुए हैं लास्ट पेज पे। ऐसे स्टेप 1 जो था ना अपना, वो था कि अपन एल्कीन को रिएक्ट करेंगे हैलोजन के साथ, तो अपना रेडिकल बनेगा। वो स्टेप 1 था। और स्टेप 2 था कि आप रेडिकल जो बना ना, उस रेडिकल को HX से रिएक्ट करोगे, तो फिर अपने पास ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, ये बनेगा अपने पास। चलो देखते हैं। अगर अपन HF की बात, अगर अपन HF की बात करते हैं, तो इसमें स्टेप 1 भी एंडोथर्मिक होता है, स्टेप 2 भी एंडोथर्मिक होता है। हाँ, एक मिनट रुकना, मैं पहले चेक कर लूँ एक बार मैकेनिज्म। HF के साथ फ्लोराइड अनस्टेबल होगा, तो रिएक्टिव ज्यादा होगा, एक्सोथर्मिक। ये एंडोथर्मिक, ये एक्सो, ये एंडो, ये एक्सो, ये भी एक्सो, और ये एंडो और ये एक्सो। अब अगर अपन देखें ना, तो इट इज ओनली इन HBr जिसमें दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक है। ओनली इन HBr दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक है। चलो देखते हैं कैसे। देख, F रेडिकल अगर होगा तो अनस्टेबल होगा, F एंड Cl रेडिकल आर अनस्टेबल, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी लिखोगे आप। रेडिकल का मतलब है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उस एटम के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज रेडिकल। सो हाईली रिएक्टिव, thus first step is exo, but bond energy of HF and HCl is high due to small bond length. So ये वाला जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, सेकेंड स्टेप। सो सेकेंड स्टेप इज एंडोथर्मिक। सो सेकेंड स्टेप, क्योंकि HX में इधर HF या HCl होगा ना, तो ये वाला स्टेप जो होगा वो इजीली नहीं हो पाएगा, वो एंडोथर्मिक होगा। मतलब ये वाला रिएक्शन जो होता है वो HCl और HF के केस में एंडोथर्मिक हो जाता है, लेकिन HBr में क्या होता है, Br रेडिकल अनस्टेबल होता है, तो ये भी एक्सोथर्मिक होता है, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से ये भी एक्सोथर्मिक होता है। दोनों ही स्टेप एक्सोथर्मिक होते हैं, इसलिए अपन लिखते हैं कि भाई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज ओनली फॉर HBr। इसलिए अपन लिखते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज ओनली फॉर HBr। और ये वाले स्टेप में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि इसमें आई रेडिकल जो होता है, इस केस में जो आई रेडिकल होता है वो इससे रिएक्ट नहीं करता पाई बॉन्ड से, वो दूसरे आई रेडिकल से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, I2 बना देता है। अब I2 बनेगा तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली एनर्जी देनी पड़ेगी टू कीप इट इन आई रेडिकल। उसको आई रेडिकल में बना के रखने के लिए कि भाई तू आई रेडिकल में बना रहे तो मैं रिएक्शन करवा लूं, तो आई रेडिकल क्या होता है, दूसरे आई रेडिकल से रिएक्ट करके I2 बना देता है, इससे रिएक्ट करते ही। तो अपन को आई रेडिकल बना के रखना पड़ता है, तो हमेशा कंटिन्यूअसली इसको बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ती है ताकि आई रेडिकल के फॉर्म में रहे और वो रिएक्शन करे।
एक बार ये रेडिकल बन गया तो ये बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ा होगा सेकंड स्टेप में, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो इजीली रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए वो सेकंड स्टेप एक्सोथर्मिक है। तो अगर कोई क्वेश्चन अपन को इन स्टेप से बनाते हैं तो आपको बताना पड़ेगा स्टेप्स के फॉर्म में। I2 क्यों रिएक्ट करते हैं रादर देन हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन मतलब I2 रिएक्ट क्यों करते हैं रादर देन हाइड्रोकार्बन? हाँ, तो वो I2 रेडिकल पहले क्यों रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन, वो हाइड्रोकार्बन में क्यों अच्छा, नहीं करते? उससे रिएक्ट क्यों नहीं करते? एक्चुअली अगर अपन ये बना भी लेंगे ना आयोडाइड, तो भी अपने आप ही धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये CI बॉन्ड इतना बड़ा होगा ना कि वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही ब्रेक होता रहता है। मतलब अगर अपन सॉलिड ये सॉलिड होते हैं आयोडाइड सारे, अगर सॉलिड आयोडीन को रखेंगे ना तो उसको सब्लिमाइज होकर उसमें वायलेट कलर निकल रहा होगा आयोडीन का, थोड़े दिन में एल्केन ही बचता है। तो अपन सोचें कि भाई ये बना रहे तो अपन को कुछ कंडीशन चेंज करनी होती है। तो ऐसे ही क्या होगा कि आई रेडिकल दूसरे आई रेडिकल से रिएक्ट करके I2 बना लेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल तो है नहीं, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है नहीं कि भाई उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है इसलिए इससे रिएक्ट कर लेंगे, क्योंकि आई रेडिकल इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू ClBr विथ हाइड्रोकार्बन, इट इज लेस रिएक्टिव विथ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि उस पर अनस्टेबल थोड़ी होगा भाई, आयोडीन का तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा ना, काफी नीचे है ना हैलोजेंस में, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करता। उस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा अनस्टेबल नहीं होगी एज कंपेयर टू Br, Cl और F, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करता इसलिए। ओके सर। इसलिए अपन को उसमें एनर्जी दे के रखनी पड़ती है, इसलिए वो एंडोथर्मिक है। तो आप ये अपन से पूछेंगे भाई एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन सिर्फ HBr के लिए होता है, बाकी किसी के लिए पेरोक्साइड लिखोगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन के हिसाब से ऐड कर दूंगा। नॉर्मल रिएक्शन H+ आयन अटैक किया, पॉजिटिव चार्ज बनाया 2 डिग्री, उसमें Cl को ऐड कर दिया, खत्म बात। दिस वाज मार्कोनिक ऑक्सीजन एंड एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन। ठीक है, अपन दूसरा एडिशन रिएक्शन लिखते हैं। अभी दूसरा एडिशन रिएक्शन होगा, फोर्थ वन है एडिशन ऑफ वाटर। वाटर सर 1 मिनट। चलेगा। डन सर। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर, बोथ एल्कीन एंड वाटर are Lewis bases, electron rich, so they repel each other. So addition take place in presence of acid. Acid called acid hydrolysis. इसको अपन acid hydrolysis बोलते हैं। In presence of acid, it is called acid hydrolysis. So अपन क्या करेंगे addition of water के लिए we'll write like this. अगर मान लो अपने पास कोई एसिड गिवन है, सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में व्हाट विल हैपन, H+ आयन और HSO4 नेगेटिव आयन आता है। तो जब अपन H+ आयन को अटैक करेंगे तो विल गेट अ कार्बोकेटाइन, तो अपन को मिलेगा CH3 CH, a positive charge on this and CH3 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और ये अगर आप वाटर ऐड करो या तो एक्सेस में, अगर एक्सेस में वाटर ऐड नहीं किया आपने तो ये जो अपने पास HSO4 था ऐसे यही रिएक्ट कर जाएगा।
ऐसे था, तो इसको रिएक्ट करवा देंगे अपन, तो दैट इज कॉल्ड इथाइल। इधर जो बनेगा अपने पास, तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो अपन इसको ऐसे ही बना देंगे, दैट विल बी लाइक दिस, CH3 CHO SO3H CH3। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, अगर अपने पास गिवन है ना ऐसे, दैट इज CH3, ये 3 कार्बन हो गए और 6 हाइड्रोजन हो गए, 7 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। और HSO4 नेगेटिव ऐसे बना सकते हैं, ये बन जाएगा। तो दिस विल बी कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल, है ना। दिस इज द, अब प्रोपाइल भी लिख सकते हैं, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, राइट। और अगर इसमें अपन एक्सेस ऑफ वाटर ऐड करते हैं प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट में, एक्सेस ऑफ वाटर, तो फिर अपन इसको अल्कोहल बना देंगे, दैट विल बी लाइक दिस। फिर ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ये वाला पार्ट हाइड्रोलाइज हो जाएगा एंड विल गेट दैट अल्कोहल्स, ये बन जाएगा। एक्सेस ऑफ वाटर में अगर रिएक्ट करोगे, अगर आप एक्सेस वाटर नहीं लिखोगे तो अपन क्या करते हैं, जनरली अपन ऐसे लिख लेते हैं, देयरफॉर आई कैन राइट लाइक दिस। अगर मुझे ऐसे गिवन है, मतलब डाइल्यूट H2SO, तो मैं सीधा प्रोडक्ट ऐसे लिखूंगा, ये H प्लस साइन अटैक करेगा, वाटर आपने लिख रखा है एक्सेस में, सीधा प्रोडक्ट बना दूंगा। और अगर वाटर मेंशन नहीं किया, सिर्फ H2SO4 मेंशन किया, तो हाइड्रोजन सल्फेट, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। और अगर वाटर मेंशन्ड है तो फिर ऐसे, then we get that alkene से water का addition in presence of H2SO4 will be the catalyst। ये मतलब अंडरस्टूड होता है कि अगर ये डाइल्यूट H2SO4 है, यहाँ पर आपने सिर्फ H2SO4 लिखा या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा, तो अपन कॉन्सेंट्रेटेड से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, और अगर डाइल्यूट H2SO4 है तो एल्कोहल। यहाँ पर एक्सेस ऑफ वाटर ऐड किया तो अपन ने कॉन्सेंट्रेटेड को डाइल्यूट बनाया, की बात। That is how we can write the addition of water. That is how the addition of water is. ठीक है। अब अपन फिफ्थ लिख सकते हैं। फिफ्थ में अपन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। देखते हैं भाई किसी को कोई डाउट। इट इज अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी क्लस्टर, हाँ बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनी क्लस्टर, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी क्लस्टर, बिल्कुल बोल सकते हैं। इट इज अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी क्लस्टर, है ना। इट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनी क्लस्टर अपन बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन में अगर अपने पास एल्कीन्स है, एल्कीन का ऑक्सीडेशन अगर अपन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं अपन बेसिक मीडियम में, या फिर अपन या तो इसमें कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड बियर्स रिएजेंट, और रिएजेंट बोलते हैं अपन उसमें, या फिर अपन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ले लें एंड NaHSO3 प्लस वाटर, ठीक है। तो sin addition of OH group on carbon atom with double bonds. अगर इसकी जगह अपन कोई पैरासिड्स ले लें, पहले पैरासिड्स लेंगे अपन, फिर वाटर, देन वाटर, तो फिर सिन की जगह एंटी एडिशन होता है।
addition of OH group on carbon atom with double bonds. इसकी जगह अगर KMnO4 है, बट कोल्ड डाइल्यूट नहीं लिखा हुआ, बेसिक मीडियम है, या फिर अपन को KMnO4 इन एसिडिक मीडियम होगा। तो फिर 1 degree alkene gives CO2, 2 degree alkene gives carboxylic acid, and 3 degree alkene gives ketones. ये है भाई, पहले इसको लिखो, फिर अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं इससे कि व्हाट डज वी मीन बाय द सिन एडिशन, एंटी एडिशन, ये सब है क्या, ये कैसे बताएंगे, वो अपन लिखते हैं। पहले आप ये लिख लो, फिर अपन देखते हैं क्या करना है। फिर अपन देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हो गया? 1 minute. Done. ठीक है भाई, चलो देखते हैं। अब एक क्वेश्चन लेता हूँ इससे रिलेटेड, तुमने लिख लिया होगा, चलो देखना है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एल्कीन है, मैं कोई भी एक एल्कीन ले लेता हूँ और फिर चेक कर लेते हैं। ये एल्कीन है मेरे पास, ये एक एल्कीन ले लिया मैंने 2 बार डबल बॉन्ड लिया है इसमें। 2 डबल बॉन्ड इसलिए कि चलो अपन को थोड़ा आइडिया और हो जाएगा। अब देख, जो कार्बन एटम 3 तरफ से कार्बन एटम से अटैच्ड है और डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, उसको अपन कहते हैं 3 डिग्री एल्कीन। जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है वो अगर 2 तरफ से कार्बन से अटैच्ड है तो 2 डिग्री एल्कीन। ये 2 तरफ से कार्बन से अटैच्ड है इसलिए 2 डिग्री एल्कीन, ये 1 डिग्री एल्कीन। अब इसको मैं रिएक्ट करूंगा बियर्स रिएजेंट के साथ, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 बेसिक मीडियम, ये है मेरे पास। आपने कहा था सिन एडिशन, सिन एडिशन का मतलब हो गया एक ही तरफ से दोनों OH लिख लो। जो 2 कार्बन एटम डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं, उन दोनों कार्बन एटम में आप पाई बॉन्ड को हटा दो और OH को ऐड कर दो। दोनों OH को एक ही तरफ ऐड करना, दैट्स ऑल। सिन मतलब दोनों OH एक ही तरफ ऐड करेंगे, एंटी मतलब एक ऊपर एक नीचे, जैसे पर एसिड से। मान लो मैंने कोई पेरोक्साइड लिखा, दिस इज अ पेरोक्साइड। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बेंजोइल पेरोक्साइड लिखा था, दिस इज पेरासिटिक एसिड। और फिर अपन ने वाटर ऐड किया, तो फिर मैं एंटी एडिशन के लिए ऐसे लिख लूंगा, दिस इज एंटी एडिशन। मतलब एक OH अगर इधर लिखा तो दूसरा OH ऊपर की तरफ लिख लूंगा, एक OH नीचे लिखा तो दूसरा OH ऊपर लिख लूंगा, दूसरे को अगर नीचे लिखोगे तो इसके ऊपर लिख दूंगा।
दैट इज व्हाट वी मीन बाय द एंटी एडिशन, जैसे हैलोजेंस में लिखा। अब KMnO4 इन एसिड या KMnO4 इन बेस, उसकी बात करते हैं। आपने कहा था 3 डिग्री एल्कीन का कीटोन बनाना है, तो मैं 3 डिग्री एल्कीन का कीटोन बनाऊंगा। अब इसमें बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे क्योंकि तभी तो कीटोन बनेगा। और 2 डिग्री एल्कीन मतलब 2 डिग्री वाला कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये वाला 2 डिग्री कार्बन एटम जिसे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड, सेंटर वाला CH2 बनाएगा, फिर 2 डिग्री आया तो उस कार्बन को भी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊंगा, और जो 1 डिग्री वाला होगा उसे CO2 में कन्वर्ट करूंगा। मतलब जो 1 डिग्री कार्बन एटम है उसको CO2 में कन्वर्ट कर दिया, जो 2 डिग्री कार्बन एटम है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। इधर भी 2 डिग्री था, उसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, बॉन्ड को ब्रेक करना है। उसमें अपन ने बॉन्ड ब्रेक करके लिखे हैं। अब बॉन्ड को ब्रेक करो और ये बना। That is how the product is. This is acetone, that is a ketone, क्योंकि 3 डिग्री था। This is dicarboxylic acid. This is CO2. हाँ, दोनों को नीचे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मर्जी, कहीं भी लिख सकते हो, बस दोनों एक ही तरफ होने चाहिए। अगर तू कह रहा है कि ये दोनों ऊपर लिखे, मैं दोनों को नीचे लिख सकता हूँ, लिखो इधर ऐसे एक ही तरफ सब लिखो। इन दोनों पे बस नहीं, एक ही तरफ होने चाहिए। जो डबल बॉन्ड था ना ऐसे, दोनों डबल बॉन्ड, इसमें जो OH ऐड करोगे वो एक ही तरफ ऐड करना, दैट्स ऑल। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन राइट लाइक दैट। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो कोई भी एल्कीन का अपन लिख सकते हैं। जैसे अपने पास अपन को कोई एग्जांपल देंगे तो छोटा सा एग्जांपल देंगे, ज्यादा बड़ा नहीं देने वाले। मान लो अपन को ऐसे गिवन है, अपन को ऐसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो आप तो बताओ किसके साथ रिएक्ट करना है। अगर सिर्फ KMnO4 और एसिडिक मीडियम लिखा है या बेसिक मीडियम लिखा है तो अपन ऐसे कहेंगे 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। और अगर आप ऐसे लिख दो तो अपन कहेंगे इसमें तो KMnO4 और बेसिक मीडियम लिखोगे आप, कोल्ड डाइल्यूट तो लिखा नहीं, तो मैं ऐसे कर दूंगा। ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री। इसमें 2 मोल्स बन गए एसिडिक एसिड के। और अगर इसमें आप KMnO4, ये भी 2 डिग्री था, ये भी 2 डिग्री था, तो दोनों को ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया बॉन्ड को ब्रेक करके। ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री था, तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि 2 डिग्री कार्बन एटम है। ये 2 डिग्री कार्बन एटम था तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, और ये 1 डिग्री था तो इसका CO2 बना दिया। ये बना दिया। ये दोनों ही 2 डिग्री थे तो बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और एक प्रोडक्ट इसका बना दिया और एक प्रोडक्ट इसका बना दिया। लेकिन अगर आप कोल्ड और डाइल्यूट भी लिखोगे, बेसिक मीडियम, तो फिर मैं सिस डायोल बनाऊंगा, ऐसे सिन एडिशन करूंगा। बोलो भाई, कोई डाउट है तो, अगर किसी को। ठीक है, नहीं, ग्लाइकॉल तो ये होता है, इथाइलिन डायोल इज कॉल्ड ग्लाइकॉल।
दैट इज इथाइलिन आइवन। तो ग्लाइकॉल अगर बनाना है तो आप इथीन ले लो, है ना, और इथीन लेके फिर बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैं ओजोन, फिर अपन ये ऑक्सीडेशन हो गया अपना, अब अपन ओजोनोलाइसिस पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ओजोनोलाइसिस। ऑफ एल्कीन्स। तो अपने पास अगर कोई एल्कीन है और उसका ओजोनोलाइसिस करना है तो पहले अपन को ओजोन से रिएक्ट करना होता है, फिर अपन को जिंक और वाटर से रिएक्ट करना होता है, जिंक और वाटर से रिएक्ट करना होता है। जिंक और वाटर की जगह कोई दूसरे मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, जिंक और एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं, या आप जिंक और एसिटिक एसिड की जगह डाइमिथाइल सल्फाइड भी ले सकते हैं। तो अपन को प्रोडक्ट जो मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स मिलते हैं। तो अपन कहेंगे तो बड़ा इजी है, ऐसा ब्रेक करो, दोनों तरफ ऑक्सीजन ऐड कर दो, इधर हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड हो, और फिर O डबल बॉन्ड CH2 हो गया, दो प्रोडक्ट बन गए। सारे बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा जितने भी बॉन्ड गिवन होंगे अपन को, हाँ कर देंगे। मतलब अगर मेरे पास ऐसे गिवन होता है, ऐसे गिवन होता है, अज्यूम कर लेते हैं भाई, अगर मेरे पास ऐसे गिवन होता तो फिर हाँ, तो भी ऐसे ही करता मैं, पहले आपको ओजोन से रिएक्ट करना था, फिर आपको जिंक और वाटर से रिएक्ट करना था, इनमें से किसी से एक से ना, क्योंकि और लिखा है। तो फिर उसमें क्या है, इसमें भी ऐसे कर देता, ब्रेक करके और प्रोडक्ट बता देता मैं। कैसे, कितना ये CH3 CH3 और डबल बॉन्ड, इधर एक ऑक्सीजन हो गया और एक ऑक्सीजन ऐसे, और फिर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ये लो प्रोडक्ट बन गया। ये एसीटोन होता है और ये एस्टाल्डिहाइड होता है। So this is the addition of ozone. Ozone and alkenes. Addition of ozone and alkene. पहले अपन क्या करते हैं, we'll write like this. अपने पास अगर कोई भी एल्कीन्स गिवन है तो इसको ओजोन से रिएक्ट करते हैं, इसका एडिशन होता है इसमें। तो आई गॉट लाइक दिस, आई बॉन्ड पे एडिशन ओजोन मॉलिक्यूल का, दिस इज कॉल्ड मोनोओजोनाइड। थोड़ा अनस्टेबल होता है, ये ब्रेक होके ओजोनाइड बनाता है, इधर एक हाइड्रोजन भी है, ये ब्रेक होके ओजोनाइड बनाता है, ओजोनाइड विल बी लाइक दिस। और ओजोनाइड ब्रेक होके जिंक और वाटर में इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल एंड ZNO। तो ये 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, एक मॉलिक्यूल ऐसे बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड हो, और एक बनेगा CH2 डबल बॉन्ड हो, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होगा दिस विल फॉर्म ZNO, जिंक ऑक्साइड बना देगा, जैसे अपन ने यहां पर लिखा। सो दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड। तो कभी कभी अपन से पूछना, बताओ ओजोन को रिएक्ट करवाएंगे तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ओजोनाइड बनेगा क्या? हाँ बनेगा, मोनोओजोनाइड बनेगा, बट इट इज अनस्टेबल।
ये ओजोन होता है, ओजोन लिसिस होता है। अब ओजोन लिसिस जो होता है, एक होता है जब अपन ओजोन लिसिस करते हैं ना, तो एक होता है रिडक्टिव ओजोन लिसिस, एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस। राइट, तो ओजोन लिसिस जो होता है वो रिडक्टिव भी होता है, ऑक्सीडेटिव भी होता है। अगर रिडक्टिव ओजोन लिसिस लिखना है और ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस, तो रिडक्टिव के लिए पहले अपन ओजोन से रिएक्ट करते हैं, फिर अपन Zn और H2O से रिएक्ट करते हैं। मतलब जैसे अपन ने लिखा हुआ है, दिस इज रिडक्टिव ओजोन लिसिस, प्रोडक्ट्स आर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जैसे अपन लिखा हुआ है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और अगर ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस है तो फिर पहले अपन ओजोन से रिएक्ट करेंगे और फिर अपन इसमें जिंक नहीं डालेंगे, सिर्फ वाटर लेंगे। प्रोडक्ट्स आर कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, because aldehydes are easily oxidized. Aldehyde oxidized to carboxylic acid. To carboxylic acid. जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे ये लिखा होना चाहिए, जरूरी है कि आपने यहाँ पर जिंक नहीं लिखा है। अगर जिंक लिखा होगा तो जो अपन ने ऊपर किया, ये जो ओजोन लिसिस अपन ने पढ़े वो सारे के सारे रिडक्टिव ओजोन लिसिस थे। तो ऑक्सीडेटिव में क्या डिफरेंस होगा, उसमें जिंक नहीं लिखा है। तो प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस है? हाँ है ना, कीटोन में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एल्डिहाइड बनेगा तो मुझे उसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा। जैसे ये एल्डिहाइड था तो मैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूंगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले आप लिख लो तो फिर अपने एग्जांपल लिख लेते हैं। हो गया? चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो एक एग्जांपल लेते हैं और खत्म करते हैं। अगर मान ले मेरे पास ऐसा गिवन है, डबल बॉन्ड गिवन है, तो अपन क्या करेंगे, मान लो अपने पास ऐसे रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस अलग अलग लिखना है। पहले ओजोन से रिएक्ट किया तो अपन को ओजोनाइड मिलेगा। अपन तो डायरेक्टली अलग अलग डिवाइड ही कर देते हैं। तो पहले अपन ने ओजोन से रिएक्ट किया, बाद में अपन ने जिंक और वाटर से रिएक्ट किया। अच्छा जिंक लिखा हुआ है तो अपन कहेंगे फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे डिवाइड करो, लिख दो जैसे अपन लिखते हैं, तो बड़ा इजी होता है।
अब देख, ये है कीटोन और ये है एल्डिहाइड, बस एल्डिहाइड में डिफरेंस है, ये है ओजोन और इसमें मैंने जिंक नहीं लिखा हुआ है, तो ये ऑक्सीडेटिव हो गया। कीटोन का तो कुछ होता नहीं है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं होते इजीली, लेकिन एल्डिहाइड वाले का अपन को क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देना है। लो भाई, अपन ने क्या किया, अपन ने ये वाला जो एल्डिहाइड पार्ट था ना, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में लिख देना है, कीटोन वाले को कुछ नहीं करना। Only aldehyde convert to carboxylic acid. Convert to carboxylic acid. ले भाई, ये करना है अपन को। अब अपन एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज पॉलीमराइजेशन। एल्कीन, ये लास्ट प्रॉपर्टी एल्कीन की। एल्कीन शोज पॉलीमराइजेशन। जैसे अपने पास क्या होता है, अपने पास कोई, मान लो कोई एल्कीन गिवन है अपने पास है, दैट इज पॉलीमराइजेशन मतलब मोनोमर्स होंगे। सो वी टेक अ मोनोमर्स, इसको कहते हैं अपन मोनोमर, इथाइलिन। n मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन कैटलिस्ट, राइट, वी गेट अ पॉलीमर। मतलब कैसे, वो ऐसे बना देंगे पॉलीमर। ऐसे ना वो आपस में क्या करेंगे, ये पाई बॉन्ड आपस में मिक्स होते जाएंगे, ऐसे बना देंगे और अपन को क्या मिलेगा, CH, क्योंकि अब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे ना, इसका पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इसका पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इसका पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो सभी CH2 के बीच में सिंगल बॉन्ड्स आ जाएंगे। ये होता है पॉलीथीन। ये इथीन था ना, तो पॉलीथीन हो गया, या पॉलीइथाइलिन भी बोल सकते हो आप। अगर प्रोपीन होगा तो पॉलीप्रोपीन बोलेंगे, और क्या। मान लो अगर मैं ऐसे लिखता हूं n मॉलिक्यूल्स, तो फिर ठीक है, इसको भी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जैसे कैटलिस्ट अपन यूज करते हैं, जिगलर डाटा कैटलिस्ट होता है, वो शायद अभी अपन से नहीं बोलेंगे क्योंकि पॉलीमर चैप्टर में वो लिखेंगे, अभी अपन को यही बोलेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ठीक है, अपन ऐसे बना देते हैं भाई, सिंगल बॉन्ड इसमें ही बन जाएगा भाई। एक हाइड्रोजन की जगह क्या है, CH3 आ गया, बस बनाते रहेंगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो ये क्या था, प्रोपाइलिन, तो अपन लिख देते हैं भाई ये था प्रोपीन। अगर प्रोपीन होगा तो पॉलीप्रोपीन बन जाएगा, और क्या, पॉलीप्रोपीन बन जाएगा। बट दीज polymers are very important. These are used to manufacture है ना, of plastic bags, polythene वगैरह ना, bags, bottles, plastic bottles होते हैं, है ना, that is toys, obviously बात है, pipes, रेडियो टीवी कैबिनेट्स, है ना, एक्सेट्रा कर देता हूं, राइट। एंड दीज आर पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन के यूज होते हैं। और पॉलीप्रोपाइलिन is used to make plastic buckets, थोड़ा हार्ड होता है ना, मिल्क कैरेट्स,
etc. So like that we are able to tell the polymers. ये आपका एल्कीन्स भी खत्म हो गया, आपका एल्कीन्स भी खत्म हो गया, ये आपका एल्कीन्स भी खत्म हो गया। अब इसके बाद अपना एल्काइंस। एल्काइंस में इतना टाइम नहीं लगेगा है, एल्काइंस में इतना टाइम नहीं लगेगा अपन को। अब मुझे चेक करना है एरोमेटिक कंपाउंड्स वाला भी, क्योंकि अपन को थोड़ा सा एरोमेटिसिटी में टाइम लगेगा, एरोमेटिसिटी पढ़ने में टाइम लगेगा, बट एल्काइंस में इतना टाइम नहीं लगेगा, एल्काइंस जल्दी खत्म हो जाएगा अपना। एरोमेटिक कंपाउंड्स में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कितना कर सकते हैं अपन। तो मुझे कम से कम 3 आवर्स तो चाहिए, मतलब कंप्लीट करने के लिए। तो अपन देखेंगे इस वीक में कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीक में कंप्लीट कर, नेक्स्ट इसी वीक में कोशिश करूंगा कंप्लीट कर दो ऑर्गेनिक वाला पार्ट। थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के अपन कर लेंगे, ठीक है। तो इसी वीक में अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के अपन कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन देख, मैं कोशिश करता हूं, अभी एक बार चेक कर लेता हूं कि मैं कितना मतलब कंप्लीट कर सकता हूं। अगर मुझे कहीं, मैं नेक्स्ट क्लास से पहले आपको बता दूंगा कि मैं एक्स्ट्रा क्लास कब लूंगा। अगर एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले पाया तो पहले ये कंप्लीट करेंगे, फिर अपन आइनिक पढ़ेंगे। आइनिक में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले, फिर थोड़ा चॉइस तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ पार्ट अच्छा कर लेते हैं। आइनिक में कैलकुलेशन बहुत है। थर्मो का डाउट्स और एल्काइंस, तो नेक्स्ट क्लास में अपन मोस्टली, मैं पहले आपको ये बता देता हूं। अगर अपन मैंने पहले ये देख लिया कि भाई अपन कहां पर एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं, तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में आयनिक पढ़ेंगे। अगर एक्स्ट्रा क्लास नहीं मिल रहा होगा तो अपन पहले इसको खत्म करेंगे। डन। थर्मो का Okay, होमवर्क, थर्मो का होमवर्क रेडी रखना, और आपका होमवर्क है HSC बोर्ड बुक, कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ एल्केन एंड एल्कीन्स। दोनों चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए आपके। मैं आपको डिस्कस भी कर सकता हूँ एल्काइंस कंप्लीट करने के बाद, ये दोनों, ठीक है। फिर तो उसके बाद हाँ। हाइड्रोकार्बन के लिए AC1 के लेक्चर में ज्वाइन करना पड़ेगा ना। हाँ, मैं बताऊंगा उसमें जब भी करेंगे ना अपन, मतलब क्योंकि सब एक साथ हो ये तो जरूरी है, ठीक है। तो AC1 के अगले लेक्चर में ये होगा ना। मोस्ट प्रोबेबली मैं एक बार चेक कर लूं, क्योंकि मुझे अगर मुझे एक्स्ट्रा क्लास मिलेगा तो फिर मैं एक्स्ट्रा क्लास में कंप्लीट कर पाऊंगा, फिर आइनिक चलने देंगे ना अपन अपना, और होमवर्क है ना। अगर एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं मिलेगा तो AC1 में करूंगा, लेकिन पहले बता दूंगा। चलो भाई, थैंक यू। थैंक यू सर भाई।